कि हमारे देश में जो निजाम है, जो सरकार है, जिसने 2014 से जो इस देश के जनता के खिलाफ की नीतियां अपनाई है, वो चाहे नोटाबंदी रहे, वो चाहे जीएसटी रहे 28% टैक्स तक बढ़ाने वाली, वो चाहे इस देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने की बात रहे, वो चाहे किसानों के खिलाफ लाने वाले 3 कानून जो लाए थे वो बात रहे, या हम देखते हैं कि पेट्रोल डीजल गैस पर जो 2014 में 9% टैक्स था, दुनिया में दाम घट गए और मोदी ने उसको टैक्स में परिवर्तित कर दिया 32% तक। तो दुनिया का यह पहला मुल्क है कि जहां पेट्रोल डीजल के दाम पर 32% टैक्स लेकर जनता को जबरदस्त लूटा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किसान कायदे जब संसद में पारित किए तो हमारे देश के सांसदों ने, विरोधी पक्ष के सांसदों ने बहिष्कार डाला और हमारे देश का अलोकतांत्रिक पंतप्रधान ऐसे वक्त कामगार कायदे जो 1926 से बनते आए थे, जिन कामगार कायदों के कारण वो चाहे महिलाएं रहे, कामगार रहे, जिनको अधिकार मिले थे, वो तमाम कायदों को नष्ट कर दिया और पूंजीपतियों के हित के लिए 4 श्रमिक कोड में बदल दिया गया। हम देख रहे हैं कि उसके बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी इस देश के प्रशासन में अगर हम देखेंगे तो 2014 से हम देखेंगे कि कोई नौकर भर्ती शुरू नहीं है, सब जगह की नौकर भर्ती बंद कर दी गई है और कंत्राटीकरण का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी, लेटरल एंट्री के नाम से ये पहली बार हो रहा कि संवैधानिक हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग है, ये तमाम एजेंसियां सरकार की, जिसके मातहत क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के पद भरे जाते, मगर मोदी की सरकार ने अब राष्ट्रीय स्तर के मंत्रालय के सचिव के पद पर डायरेक्ट लोगों को लेना शुरू करके मनुवाद को लागू करना शुरू कर दिया है। बम्मनों की बपौती मंत्रालय पर कैसी होगी और उनके मातहत कैसा देश की नीतियां बनेगी, ये बात चल रही है। और इससे हम देख रहे हैं दूसरी ओर हमारा असंगठित कामगार, यानी संगठित कामगार जो पहले 7% था वो अब 4% पर आ गया और असंगठित कामगार ये 94-96% पर चला गया, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं, आशा, उमेद, शालेय पोषण कामगार, हर महकमे में एमएससीबी से लेकर तो WCL से लेकर सब जगह बड़े पैमाने पर कंत्राटी कामगार ये आ चुके हैं और इनका जबरदस्त शोषण ये रेजिम में चल रहा है। उनको दाम कम किए जाते हैं, ठेकेदारों के साथ अधिकारी और मंत्रियों का कमीशन होता है और इस तरीके से इस देश में शोषण की रफ्तार बहुत तेज से बढ़ चुकी है। और इसीलिए इस देश के केंद्रीय कामगार संगठन, जिन्होंने 2020 में जब कानून पारित किया 3 किसान विरोधी कानून, तो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान ये दिल्ली की ओर निकल चुका और 26 नवंबर को उसको दिल्ली के सीमा पर रोका गया। उसी दिन इस देश के कामगार संगठनों ने एक अपनी जाहिर हड़ताल जाहिर की थी और इससे हम देखते हैं कि वो 26 नवंबर दिन है, वो संविधान दिवस है कि जिस दिन किसान दिल्ली के सीमा पर पहुंचा और हमारे कामगारों ने स्ट्राइक किया, उसने दोनों में एक अलग जगह दी, कामगार किसानों की एकता की अलग जगह दी। और एक अलग जगाने के बाद हम देखते हैं कि किसानों का आंदोलन 381 दिन दिल्ली की सीमा पर चला और कामगार संगठन के नेता लोग उनको समर्थन के लिए बार बार सिंधु बॉर्डर रहे, वो शाहजहांपुर बॉर्डर रहे, यहाँ पहुंचते थे और कामगार किसानों की एकता होना शुरू होगी। साथियों, इसको ऐतिहासिक रूप मिला 24 अगस्त 2023 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में केंद्रीय कामगार संगठन तथा संयुक्त किसान मोर्चा के सब किसान संगठन इकट्ठा हुए और फिर लामबंदी की गई। ये मोदी सरकार जो जनता के खिलाफ में कानून ला रही है, तमाम वर्गों के खिलाफ में कानून ला रही है, लूट रही है, ऐसी सरकार के खिलाफ एक जद्दोजहद कामगार किसान एकता का छेड़ा जाए, ये तय पाया गया। और इसलिए हम देखते हैं कि उस सम्मेलन ने हमको आदेश दिया था। पहला आदेश था 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी, जहां अजय मिश्रा गृह राज्य के मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को रौंद दिया था, एक पत्रकार को गोली मार के हत्या की थी और हमारे 9 किसान गंभीर जख्मी हुए थे। उस घटना की याद करते हुए वो अजय मिश्रा आज भी केंद्र के गृह मंत्री राज्य मंत्री के पद पर है, तो उसके खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन पूरे देश में चलाया गया। 26, 27, 28 नवंबर
संविधान दिवस से लेकर 28 तारीख आज महात्मा ज्योतिबा फुले इनका स्मृति दिन है। और महात्मा ज्योतिबा फुले का इतिहास रहा है कि इस देश में किसानों का अंग्रेजों के काल में कैसा शोषण होता था और पूंजीवाद में शोषण कैसा बढ़ेगा, ये हमको बताने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, आज उनका स्मृति दिन है। तो ये 3 दिन पूरे देश के राज्य के राजधानी में महापड़ाव आंदोलन की घोषणा थी। क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में जो सरकार है वो असंवैधानिक सरकार है, वो कोई संवैधानिक सरकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट बता चुका था, अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री इन्होंने अगर इस्तीफा दिया नहीं रहता तो हम उनको फिर विराजमान कर सकते थे। इसका मतलब कि यह असंवैधानिक सरकार है। उद्धव ठाकरे राजीनामा देने के कारण उनको प्रस्तावित नहीं किया जा सका, मगर जो अब है आमदारों की संख्या लेकर पार्टी को फोड़कर तो उनको सत्ता दी गई है, मगर वो असंवैधानिक है और वो पूरे राज्य में असंवैधानिक काम में लगे। उन्होंने ये पहला फतवा ऐसा निकाला कि इस देश में शिक्षा का जो अधिकार है, ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिला परिषद के मातहत छोटे छोटे गांव में स्कूलें खोलने का प्रावधान था, वो खुली। मगर सरकार ने अब फैसला लिया कि वो जिला परिषद की स्कूल जहाँ 20 से कम बच्चे हो गए वो टुकड़ी को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे 4-5 स्कूल मिलाकर, 4-5 गाँव के स्कूल मिलाकर एक समूह शाला निकाली जाएगी। साथियों, एक गौरतलब बात है, हमारे यहाँ पहले भी शिक्षा के लिए लोग ग्रामीण भाग में पिछड़ते हैं, इसलिए कि खेती के काम है, ये काम है, और इससे हम देखते हैं कि हमारे ग्रामीण के बच्चे इससे शिक्षा से वंचित होंगे। शहरों के लेवल पर उन्होंने ये किया, CRS फंड का उपयोग स्कूलों के विकास के लिए होना चाहिए करके पूंजीपतियों के हाथ में, बड़े धनाढ्यों के हाथ में शहरों की नगर पालिकाओं की स्कूलें दी जाएगी। और यह स्कूल मिलने के बाद वो क्या करने वाले हैं, तो हम देखें कि गिरनी कामगार का हड़ताल हुआ और गिरनियां बंद होगी, तो अब वो जो गिरनी की जगह थी वहाँ बम्बई में बड़े बड़े टावर खड़े हुए। हम आगे देखेंगे कि इस निर्णय के कारण हमारी नागपुर शहर की स्कूलें ये बन चुकी है और वहाँ पूंजीपतियों के टावर खड़े हो रहे हैं, ये चित्र खड़ा होने वाला है। तो हमारा कारपोरेशन में जाने वाला ये गरीब मध्यम वर्गीय का बच्चा ये शिक्षा से वंचित होते जाएगा। ये फैसला उन्होंने लिया था, उन्होंने एक फैसला फिर लिया था कंत्राटीकरण का, 184 संवर्गों में कंत्राटी से भर्ती करने का। यहाँ तक कि पुलिस में भी कंत्राटी भर्ती पूरे महाराष्ट्र में जोरदार आवाज हुई और उन्होंने उसको पीछे लिया। मगर हमारे कंत्राटी कर्मचारी जो आरोग्य विभाग में पिछले 18 साल से कार्यरत है, जिनको मार्च में बोला गया था कि उनको समायोजन किया जाएगा, कायम किया जाएगा, वो नहीं करने के कारण वो 25 अक्टूबर से लगातार स्ट्राइक पर है। ये तमाम सवाल है। अब हमारे सामने एक संकट खड़ा हो गया कि ये सरकार लूटने के कगार पर किस तरह है। तो अब जो मीटर है वो मीटर बदल के वहाँ प्रीपेड बिजली मीटर आएंगे। अब हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर का अर्थ क्या है आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं वो राष्ट्र उद्घाटन करवा देना चाहता हूँ। MSCB के हमारे यूनियन के लोग कितने जागरूक है मुझे मालूम नहीं। मैं पूना में था, सावंगी गांव में था, मेरा भांजा एक फ्लैट में रहता है, वो मैं देखा उनके 1000 के नीचे बिल आते। मैं ये सवाल करता था कि नागपुर में इतने ज्यादा बिल क्यों आते, विदर्भ में बिल क्यों आते। तो सब लेकर आर्टिफिशियल मीटर थे, बढ़ाने वाले रीडिंग, और विदर्भ की जनता के बिजली मीटर के नाम पर जबरदस्त लूट हुई है। कोई टेस्टिफाइड मीटर नहीं है। और यह अभी आंकड़ा है कि करीब 14 लाख मीटर है वो विदर्भ में। इस तरीके से लूट चल रही थी। अब कल्पना कीजिए कि प्रीपेड मीटर ये अदानी के कंपनी से, बड़े पूंजीपतियों के कंपनी से आएंगे और वो लगाए जाएंगे। तुम्हारा प्रीपेड चार्ज किया, अगर वो खत्म हो गया तो मीटर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता नहीं चलेगा हमारा मीटर कैसा चल रहा है, क्या टेस्टिफाइड है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए देखिए नागपुर की जनता को, विदर्भ की, महाराष्ट्र की जनता को अब सोचना होगा कि ये अभी सर्वे चल रहा है, ये कंपनी वाले जब आएंगे अपने दरवाजे पर हमें सामूहिक रूप से उनको मारना है, भगाना है। वो साले निजी कंपनियां हैं, उनकी औकात नहीं मीटर लगाने की। यह आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। प्रीपेड को, बिजली मीटर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महावितरण का 74,000 करोड़ का उसके ऊपर बोझा होगा। अबे बड़े बड़े पूंजीपतियों का बोझा है, आम लोगों के बिल स्थगित नहीं होते। और इससे महावितरण हमको ने क्या दलील देने की कोशिश न करे। हमें यह तय करना है कि प्रीपेड बिजली मीटर नागपुर, विदर्भ में, महाराष्ट्र में हम लगने नहीं देंगे। वो भी हमको फैसला करना है। किसानों के क्या हाल होंगे ये प्रीपेड बिजली मीटर लगने के बाद। तो इसलिए ये तमाम इश्यू है हमारे यहाँ। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की अब नजर सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करने के बाद
जंगलों के क्षेत्र पर गई और जंगलों का निजीकरण करके वो पूंजीपति को भूखंड सौंपने की बात चल रही है। तो जिसके कारण हमारे देश में बड़े जद्दोजहद के बाद मनमोहन सिंह सरकार के काल में जो वनाधिकार कायदा बना 2006, जिसने अतिक्रमित किसानों को पट्टे का मालिक बनाने का फैसला लिया था, एक ऐतिहासिक फैसला था। हमारे देश का आदिवासी जो आजादी के आंदोलन में समझौता न करने वाला उसका संघर्ष रहा है, 149 गुजरों रहे, लाल झंडा उनके पीछे हरदम खड़ा रहा। और मनमोहन सिंह सरकार के बाद लाल झंडे की चारों पार्टियों ने यह शर्त रखी मनमोहन सिंह सरकार के सामने कि इनको इनके अधिकार दिए जाए और वनाधिकार कायदा बना, सामूहिक वन हक का कायदा, वैयक्तिक वन हक का, जिसके कारण मुझे फक्र है कि नागपुर में हमने इसके लिए जद्दोजहद की। अभी तक 1200 लोगों को 5 एकड़ के ऊपर जमीन के पट्टे मिल चुके हैं, मगर अब ये नए कलेक्टर आए, 6 महीने से मीटिंग ही नहीं। मीटिंग नहीं होने के कारण, क्योंकि जिला स्तरीय समिति को जिसमें उप वन संरक्षक और आदिवासी विभाग के लोग रहते हैं, वो कमेटी पारित करती है वन हक के दावे को, वो हो नहीं रहा, प्रलंबित है। और जानबूझ के मोदी की सरकार और राज्य की सरकार इसको प्रलंबित रख रही, क्योंकि पूंजीपतियों को जंगल सौंपे जाएंगे, अदानी के सिक्योरिटी गार्ड हमारे भाइयों को वहां से भगाएंगे और इसके खिलाफ एक संघर्ष होगा। और हमने तय किया है, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा का यह तय है, 5 दिसंबर से हम फिर गाँव की ओर, जंगलों की ओर निकल रहे हैं। और हमने तय किया कि मिस्टर कलेक्टर, आपको ये 1 महीने के अंदर इसको पूर्णता करना है। अगर आपने नहीं किया तो बेरोजगारी की तादाद बहुत है। भाइयों, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, इस देश में जिस दिन पंतप्रधान बन जाऊंगा, बेरोजगारी मैं सिर्फ 1 महीने में खत्म कर दूंगा। हमारे देश में जंगल की बहुत जमीन पड़ी हुई है, तुम पूंजीपति को दोगे लूटने के लिए। अगर हमारे वो जंगल से लगे हुए किनारे बफर जोन है, वो अगर बेरोजगारों को 5-5 एकड़ के पट्टे बांट दिए तो हजारों को रोजगार मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, तुम्हारी नौकरी तो खतरे में आ गई। शाश्वत रोजगार खेती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना के पीरियड में जब कामगार अपने गांव की ओर लौटा तो छोटे छोटे टुकड़े में उसने फसल उगाई। उस साल अपने देश में जो फसल हर साल होती है उससे 25% ज्यादा हुई थी। तो हमको गांव बचाने वाले, हमको खेती बचाने वाली है, तो हम कलेक्टर को हम इशारा दे देना चाहते कि उसने 1 महीने के अंदर यह प्रलंबित वन हक के दावे को निकालना चाहिए। नहीं तो जनवरी माह में हम ये जंगल सत्याग्रह, जंगलों को तोड़ा जाएगा और वहां बेरोजगारों को पट्टे वाटप का कार्यक्रम हमारी बिरसा मुंडा सेना, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा ने करने का फैसला लिया। उप वन संरक्षक, तेरी जितनी सेना होगा उससे हम निपटेंगे, और सरकार होगी उसकी सेना से भी निपटेंगे। गांव के लोगों को जंगलों की ओर जाकर जमीन पर कब्जा करेंगे, ये हमारा फैसला है। तो साथियों, ऐसे बहुत से सवाल है और इसी को लेकर नागपुर में कामगार संगठन कृषि समिति, जिसमें हमने बहुत से संगठनों को जोड़ने के प्रयास किए, उसी तरह संयुक्त किसान मोर्चे के मातहत काम करने वाले अखिल भारतीय किसान सभा, वो चाहे महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, जय जवान जय किसान संगठन, भारतीय किसान परिषद, महाराष्ट्र वीज विक्रय ग्राहक संगठन, ऐसे तमाम संगठनों को लेकर, उसी तरह हमारे यहाँ के पब्लिक सेक्टर के संगठन है, वो एमएसएमई वर्कर्स फेडरेशन रहे, वो हमारी लाल झंडा कोल माइंस यूनियन रहे, ये तमाम संगठन मिलकर यह आंदोलन को अपने आगाज किए। कल अपना 28 तारीख है, कल 28 तारीख को ज्योतिबा फुले के स्मृति दिन के अवसर पर हम वैरायटी चौक पर दोपहर 12:30 बजे इकट्ठा हो रहे और वहां से मार्च करेंगे। ये मार्च इसी रास्ते से होकर कलेक्टर ऑफिस में जाएगा। ये तमाम मांगे जो लिखी हुई है, ये तमाम मांगों का, हमारी बहनों की मांगे, आंगनवाड़ी की रहे, आशा की रहे, ये तमाम जो सेक्टर है, पूरी कोशिश की अपन ने। ये तमाम सवाल, हमारे यहाँ बैकलॉग का इशू है, आपको मालूम है 2 लाख के करीब बैकलॉग के पद नहीं भरे गए महाराष्ट्र में। हमारे SC ST OBC और दूसरा, सरकार ने पदोन्नति के ऊपर भी एक GR निकाल कर मागासवर्गीय के पदोन्नति पर बंदी लाई है। ये तमाम जो इशू है, इसको लेकर हम हमारे सब कामगार संगठन और किसान संगठन इकट्ठा होकर ये लड़ाई शुरू कर रहे हैं। यह हमारा आंदोलन का दूसरा टप्पा है। तीसरा टप्पा आने वाला है, एक अभूतपूर्व स्ट्राइक इस देश में जनवरी माह में होने जाएगी। आपको यह पता रहना चाहिए कि ये जो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव आएंगे, उसके बाद मोदी की सरकार हतबल होने वाली है। वो देश में दंगों की साजिश फैलाएगी। हमारे प्रोग्राम में चैलेंज ये है कि उसके 70 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव की। ये 70 दिन में क्रांति करना है। हर गांव में हमारा मैसेज जाना चाहिए कि मोदी सरकार को हटाओ, मोदी हटाओ और देश बचाओ। तो ये